जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। आपने यार पिछले क्लास को देखा होगा, और जो हम लोग का पिछला क्लास था वो यूनिवर्स ब्रह्मांड के ऊपर था, और उससे पिछला क्लास हम लोगों ने यार झील किया है। तो देखिए, अगर आप अपने जीके जीएस को अच्छा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और उसको यार इस लेवल का बनाना चाहते हैं कि किसी भी कंपटीशन में, चाहे यार आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एसएससीजीडी हो, चाहे आरपीएफ हो, स्टेट पुलिस हो, एसआई हो, आपका जीके बिल्कुल यार सही हो जाएगा। ये क्लास यार आपको थोड़ा लंबा चलेगा, और अभी शुरुआत है, और शुरुआत से अगर आप इसका एक एक क्लास को अटेंड कर लीजिएगा तो जीके का समस्या आपका समाधान हो जाएगा। आज से यार 10 से 15 दिन के बाद एक और सब्जेक्ट आपके लिए हम इसमें ऐड करेंगे। जगिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने आप को काबिल बनाइए, योग्य बनाइए, क्योंकि आप एक लय में हैं और वो लय बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। समय बीतता जाएगा और पीछे का जो आपका जितना भी किया हुआ है उसको यार दिन प्रतिदिन आप भूलते जा रहे हैं। मान लीजिए यार कि यार एग्जाम होता ही है आर्मी का, तो क्या उस समय आपको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है? तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने यार पढ़ाई के बारे में सोचिए, अपने यार योग्यता के बारे में सोचिए, और जब आप सही ढंग से अपने आप को विकसित कर लेंगे तो यार आपके लिए बहुत सारा दरवाजा और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड का बात किया था, और ब्रह्मांड में यार सबसे पहले हमने बताया था यार टॉलमी, याद है ना टॉलमी? जिसने यार जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। और देखिए, क्लास अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए ताकि यार त्रिशूल के हर एक विद्यार्थियों तक इस क्लास का सूचना पहुंचे, और हम लोग यार फिर से एक रिदम बनाकर अपने लक्ष्य के लिए अच्छे तरीके से लगें। तो यार किसने दिया था? टॉलमी। उसके बाद देखो यार कोपरनिकस आए, जिन्होंने यार सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बताया। और कोपरनिकस कहाँ के थे चेला? तो पिछला क्लास जो किया है वो फट से बोल रहा होगा, पोलैंड के थे। और टेलीस्कोप को किसने खोजा? तो जवाब आपको आ गया जवाब कि टेलीस्कोप को यार खोजने वाला गैलीलियो था। लेकिन यार हेलियोस्कोप, कोपरनिकस ने यार ये बताया कि यार ये जो ब्रह्मांड है, सौरमंडल को उन्होंने देखा और कहा कि हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक का मतलब कहाँ, क्या? जिसमें यार सूर्य बीच में हो। फिर मेरे दोस्त एडविन हब्बल साहब आए, और जिन्होंने बताया यार कि ब्रह्मांड का जो व्यास है, ब्रह्मांड का जो व्यास है वो यार आपका यार 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। और आप जानते हैं कि कल हमने बात किया था यार पृथ्वी का व्यास का, तो यार कितना भाई? 12,742 किलोमीटर। फिर हम लोगों ने यार पृथ्वी की परिधि का बात किया था, तो यार परिधि कितना यार? 40,075 किलोमीटर। और दोस्त मेरे, कल हम लोगों ने प्रकाश वर्ष का बात किया था, और प्रकाश वर्ष बराबर क्या भाई? तो 9.46 गुने यार 10 के ऊपर 15 मीटर। और अगर किलोमीटर में रहे तो यार 10 के ऊपर 12 किलोमीटर। दोस्त, आप जानते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और क्या है पारसेक? कि 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष बराबर है यार आपका यार एक पारसेक। तो 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर आपका यार एक पारसेक। फिर भाई
आपने जाना कल कि हम लोग दुग्ध मेघला आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा में है, और मिल्की वे आकाशगंगा से जो सबसे नज़दीक का आकाशगंगा है, जो सबसे करीब का आकाशगंगा है, उसका नाम है यार एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा मिल्की वे आकाशगंगा से जो सबसे नज़दीक का आकाशगंगा है वो क्या है बेटा? एंड्रोमेडा। और दोस्त मेरे, आप जान रहे हैं कि तारा पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा है। और तारा बनने से पहले की स्थिति को हम लोग यार नेबुला कहते हैं, नेबुला। और आप तो पहले से ही जान रहे हैं ये बात कि सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस, डॉग स्टार। लेकिन सूर्य के बाद दूसरा तारा हमारा मैक्सिमा सेंचुरी या प्रक्सिमा सेंचुरी है। दोस्त, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। एक हमारा विद्यार्थी था जिसका नाम अभिमन्यु, बेतिया का रहने वाला, आर्मी टेक्निकल के लिए 2018 में हमारे पास आया था। समय कम था क्योंकि मात्र 15 दिन 20 दिन बचा था, तो बच्चा आया था। मेहनत अच्छा से किया, लेकिन यार कुछ अंकों से रह गया। लेकिन यार उसने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। आज के डेट में वो यार अपने गांव में ट्यूशन पढ़ा रहा है, आराम से 30-40 हज़ार रुपया कमा रहा है। तो ज्ञान और मेहनत जब सही ढंग से आप लगिएगा तो यार आप उस काबिल बन जाइएगा, उस योग बन जाइएगा कि सफलता आपको खोजेगी। आपको सफलता को खोजने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेहनत होना चाहिए। पीछे के पकड़ के यार रोते रहने से वास्तविकता को समझिए, और वास्तविकता को समझकर एक चीज दिमाग में रखिए कि हमको मेहनत करना है। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम अपना क्षय कर रहे हैं, इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है। तो क्यों हम अपना क्षय करें? क्यों ना यार हम अपना यार पूरी तरह से उल्लास में आकर अपने अपने योग्यता के हिसाब से जम के यार पढ़ें। और ये तो मैं कहाँ ही हूँ कि जो मेरे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं और जो ऑनलाइन के एक्टिव विद्यार्थी हैं, तो वो अगर सही ढंग से डिटरमिन्ड हो जाएं तो आपको यार घर बैठे बैठे योग बनाया जाएगा, काबिल बनाया जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा। अभी देखो बीएसएफ का, ट्रेड्समैन का यार मतलब कि दौड़ हो रहा है, कीजिए अच्छा से मेहनत। तो ये मेहनत कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। आइए आज हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू करके यार डिस्कस करेंगे इस पूरे चीज को। तारे पर नाभिकीय संलयन की क्रिया सबसे तीव्र कहां होती है? ये तो हम जान रहे हैं कि तारों पर ऊर्जा का स्रोत आपको यार नाभिकीय संलयन है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि सबसे तीव्र कहां पर होती है? केंद्र पर, बाहरी सतह पर, सब जगह समान? तो देखो एक चीज दिमाग में रखो, किसी भी तारे पर आपका यार हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा यार केंद्र पर होता है। किसी भी तारे पर हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा कहां होता है? केंद्र पर। तो केंद्र पर यार हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मतलब क्या? हाइड्रोजन का यार घनत्व सबसे ज्यादा है। तो यार नाभिकीय संलयन की क्रिया भी सबसे यार आपको यार तीव्र, सबसे तीव्र कहां होगा? केंद्र पर। समझने वाली बात है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया सबसे यार तीव्र अगर केंद्र पर हो रही है, तो तुमसे पूछा जाए कि किसी तारे पर नाभिकीय संलयन की क्रिया सबसे पहले समाप्त कहां होगी? कहां समाप्त होगी? वहीं समाप्त होगी चला कि जहां सबसे यार तीव्र होगा। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया सबसे तीव्र आपको कहां हो रहा है? तो केंद्र पर। और नाभिकीय संलयन की क्रिया किसी तारे पर अगर यार समाप्त होने की बात हो तो भी यार कहां भाई? तो यार केंद्र पर।
तो नाभिकीय संलयन की क्रिया सबसे तेज कहां हुआ? केंद्र पर। नाभिकीय संलयन की क्रिया सबसे पहले समाप्त कहां हुआ? केंद्र पर। और किसी भी तारे पर यार अधिकतम हाइड्रोजन का घनत्व कहां है, डेंसिटी कहां है? तो केंद्र पर। और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, आज ही क्लास देख रहे हैं, तो देखो जीके का स्टार्ट किया है मैंने, और अभी सिर्फ झील और यार ये वाला टॉपिक में आए हैं। मुश्किल से आपको यार 5 क्लास है, पीछे से उसको देख लीजिए और एक बार देख के यार आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो यार मैं आपको यार पीछे का सारा रिवाइज कराता रहूँगा और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। और देखो हंसते खेलते यार आपका जीके को जो स्तर था उस स्तर से भी यार अच्छा स्तर करके बिल्कुल आपको यार फिट कर देंगे। 15 दिन बाद बोल ही रहा हूँ कि एक क्लास और आपको ऐड होगा। तो आप कम से कम फिलहाल अभी अपने यार समय का 1 घंटा यार इस क्लास के साथ बिताइए, जुड़िए हमारी भावनाओं के साथ, और फिर देखिए कि कैसे यार अगर कोई डिटरमिन्ड हो जाए, कोई बच्चा यार पूरा यार मन बना ले, उल्लास आ जाए, लक्ष्य उसका जागृत हो जाए, तो एक कमरा भी, एक घर में भी रह के आप पढ़ सकते हैं, जिसका यार लक्ष्य आपको यार पूरी तरह से क्लियर रहे। जो बच्चा ये जानता रहे कि मेहनत जब हम करेंगे तो किसी भी हालत में इसका यार कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, तो इसको सब जगह मन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो दोस्त ये तो आप जान रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये यार आपका यार सूरज है, ये आपका यार पृथ्वी है, और आप जानते हैं कि सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक आने में आपको यार 8 मिनट 20 सेकेंड के करीब लगता है। और ये भी जान रहे हैं कि प्रकाश 1 सेकेंड में आपको यार करीब 3 लाख किलोमीटर चलता है जी। तो इस हिसाब से सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी हुई? करीब यार 15 करोड़ किलोमीटर। आपको यार ये हम लमसम दिए, क्योंकि देखो यार आगे जाके हम आपको बताएंगे कि साल में यार सूरज जो है कभी पृथ्वी के नजदीक रहता है, कभी दूर रहता है जी, अपसौर उपसौर ये सब आएगा। लेकिन यार सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं बेटा खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। प्रकाश वर्ष आप जान ही रहे हैं, और यहां पर शब्द आया यार कॉस्मिक वर्ष, कॉस्मिक ईयर। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग कह रहे हैं खगोलीय इकाई। और दूरी करीब कितना है? तो यार 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे यार एक खगोलीय इकाई बराबर 14.9 करोड़ किलोमीटर होता है, जब यार साल भर का एवरेज निकालिएगा तब। अब यहां पर आपका शब्द है यार कॉस्मिक ईयर। तो देखो हमारा ये जो मिल्की वे, दुग्ध मेघला आकाश गंगा है, उसमें यार कहीं हमारा यहां पर सूरज है यार, सौरमंडल है। तो इस मिल्की वे आकाश गंगा को ये जो सूरज है वो यार करीब करीब आपको यार 22.5 करोड़ आपको यार साल में घूम लेता है। तो देखो यार जितने समय में सूर्य आकाश गंगा का, अपने आकाश गंगा का, और वो आकाश गंगा कौन है? मिल्की वे का चक्कर लगाता है, उसे हम लोग कहते हैं यार कॉस्मिक वर्ष। क्या कहते हैं? कॉस्मिक वर्ष। तो क्या जाने कि सूरज आकाश गंगा का मिल्की वे का चक्कर 22.5 करोड़ साल में लगाता है, और इसे ये कहलाता है आपको यार कॉस्मिक वर्ष। लेकिन सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई,
खगोलीय इकाई। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? 0.5, 1.4, 2.8, 3.6। तो देखो यार, चंद्रशेखर लिमिट है 1.4। और ये लिमिट क्या है? देखिए, आप जानते हैं ब्लैक होल को खोजने वाले कौन थे? एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर ने कहा कि वही तारा आपको यार ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र बन सकता है जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य से 40% ज्यादा हो। वही तारा ब्लैक होल बन सकता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 40% ज्यादा हो। अब 40% ज्यादा मतलब क्या? कि अगर सूर्य 1 है तो ब्लैक होल बनने वाला तारा का द्रव्यमान आपको यार 1.4 होना चाहिए। और इसी 1.4 को हम लोग कहते हैं यार चंद्रशेखर लिमिट। तो दोस्त, कल के क्लास में हम लोग ने किया था कि चरक चिकित्सक थे कनिष्क के दरबार में, लेकिन आर्यभट्ट, बहार मिहिर, याद है ना? आर्यभट्ट, बहार मिहिर, है जी, आपको यार क्या थे? खगोल शास्त्री थे। लेकिन दोस्त, आधुनिक भारत के आपको यार खगोल शास्त्र के पितामह बोला जाता है यार बेनू बापू को। कल कराए थे बेनू बापू को। और जो सर्न, जो संस्था है जहां पर यार हिग्स बोसॉन का खोज हुआ था, तो वो सर्न संस्था कहां है भैया? तो यार जनेवा में है। और किस मशीन में यार हिग्स बोसॉन का खोज हुआ था? तो LHC में। कल कराए थे लार्ज हाइड्रेन कोलाइडर। और कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में। बात आपसे कहना चाहता हूं कि नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जीवन हुआ किस अर्थ हो, समझो ये कभी भी व्यर्थ न हो। तपस्या कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने यार दिल और दिमाग में अपने लक्ष्य के प्रति जो सपना है उसको हमेशा प्रज्वलित रखिए। क्योंकि जिस दिन वो यार जो आग है बुझ गया, उस दिन आप समझिए कि आप विद्यार्थी काल से निकल गए। फिर लौट के यार रास्ता पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो यार अपने अंदर अपने लक्ष्य के प्रति जो भाव है उसको यार जगा के रखिए और जम के मेहनत कीजिए। कौन जानता है कि आप किसी बेहतर चीज के लिए बने हो, और मेहनत करके, तपस्या करके सब प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि आप जिद्दी बच्चे हैं। जो बच्चा यार आर्मी का दौड़ निकाल ले, इतना टफ दौड़, समझिए कितना जिद उसके अंदर है। बस आप अपने जिद को एक बार लगाइए यार अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य के लिए लगाइए और देखिए यार कि आपके अंदर क्या अद्भुत सुधार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया निम्न में से कौन भाग? सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया में कौन भाग लेता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम। अब देखो यार, हाइड्रोजन है। अब यहां पर हाइड्रोजन रहता, ऑक्सीजन रहता, कार्बन रहता, हीलियम रहता, तब हाइड्रोजन कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक आपका यार ड्यूटेरियम हो गया, दूसरा यार आपका यार प्रोटियम हो गया, और तीसरा आपको यार टार्टियम हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन सूर्य पर जो नाभिकीय संलयन की क्रिया जो हो रही है,
तो भैया देखो प्रोटियम, जिसका यार परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। ड्यूटेरियम, जिसका यार परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार 2 है। और ट्राइटियम, जिसका यार परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार 3 है। तो नाभिकीय संलयन के लिए यार सबसे उपयुक्त कौन है भाई? तो ड्यूटेरियम, भारी हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार क्या 4। तो जब 2 ड्यूटेरियम मिलेगा, जब 2 ड्यूटेरियम के नाभिक मिलेंगे तो भार देखो 2 दूनी क्या हो गया 4, और यार इधर संख्या क्या हो गया 2, तो क्या हो जाएगा भाई He2.4। तो हाइड्रोजन तो लेता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑप्शन कब सही होगा? कहेगा सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया में भाग लिया और ऑप्शन रहे यार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना जी, कार्बन, तब तो हाइड्रोजन सही है। लेकिन रहे यार हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, हीलियम, तो हमारा सही क्या होगा? ड्यूटेरियम। क्या सही होगा? ड्यूटेरियम। निम्न में से कौन तरंग ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र से निकलती है? अब जानो, किस ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा घना चीज है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला चीज है, कोई चीज घना कब होगा चला? जब यार अंदर बिल्कुल उसके कण उसको एक दूसरे को खींच रहे हुए अंदर की तरफ। तो यार इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज सबसे घनत्व वाला है तो यार आपको क्या है? तो यार ब्लैक होल है, कृष्ण छिद्र है। और बेटा ये जो ब्लैक होल है, कृष्ण छिद्र है, इसमें यार इतना गुरुत्वाकर्षण है, इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण है, इसमें इतना आकर्षण पावर है कि इस ब्रह्मांड का कोई भी रंग, कोई भी चीज इसके पास जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। मान लो यार कि सफेद रंग, मान लो यार कि आपको यार गामा तरंग गया इसी में रह गया। मान लो यार और कोई पदार्थ गया, सफेद रंग गया, कोई भी जाएगा तो यार इससे लौट के नहीं आएगा। तो ब्लैक होल से सिर्फ एक ही चीज निकल सकता है और निकलता है। बाकी इस ब्रह्मांड के हर चीज को यार अपने अंदर खींच लेता है, इससे कुछ बाहर नहीं आता है। लेकिन इससे एक वीर ऐसा भी है जो इससे बाहर निकल जाता है, उस चक्रव्यूह को तोड़ देता है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कौन है भाई? तो गुरुत्वीय तरंग। तो प्रश्न बना कि यार ब्रह्मांड में सबसे घनत्व वाला चीज क्या है? तो आप कहिएगा यार ब्लैक होल। अगला प्रश्न बना कि भैया गामा किरण ब्लैक होल के पास जाएगा तो क्या होगा? लौटेगा? तो कहिएगा नहीं लौटेगा। ये तो श्योर है कि इसके अंदर कुछ भी जाए वो नहीं लौट सकता है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या लौटेगा? तो यार सिर्फ और सिर्फ आपको यार गुरुत्वीय तरंग लौटेगा। क्लास अच्छा लगे तो इसको शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, ताकि सारे बच्चे जगें। और जो आपके लिए सबसे उपयुक्त और सुटेबल चीज जो आपको इस समय करना चाहिए, मैं आपको यार वही बात बता रहा हूं। आपको मेहनत करना चाहिए, आपको अपने यार लय को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यार समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। देखिए 14 जून से आपका यार जुलाई आ गया, 23 जुलाई आ गया, आगे 25 अगस्त आएगा और समय बीतते चला जाएगा यार। 2-3 महीना और अगर आप लय में नहीं आए तो यार पीछे का 1.5 साल का सारा तपस्या जो आपने किया, आपने जो सारा मेहनत किया, उसको यार भूलते देर नहीं लगेगा। तो आ जाइए लय में, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। और जो सबसे उपयुक्त और जो सत्य बात है, बिना आपको कंफ्यूज किए हुए वो बात आपको बोल रहा हूं। कुछ गलती सलती हो गई हो तो माफ कर देना, लेकिन यार ये बात आपको यार बिल्कुल आपके भलाई और आपके करियर के लिए मैं बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान कितना तारा समूह के बारे में बताएंगे। बहुत सारा तारा समूह जरूरी है। कितना तारा समूह से होकर गुजरती है? अब देखो बेटा, सबके दिमाग में है ना जी, याद है कि भाई तुम्हारा जो राशि हुआ,
किसी का मीन है तो किसी का मकर है, कन्या है, सिंह है ना जी, वृश्चिक है, तुला है, ये सब आपका राशि है ना। तो राशियों की संख्या क्या है? 12। और हर राशि आपका एक तारा का समूह है जी। तो सूर्य, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है तो यार 12 वो तारा का समूह, और वो 12 क्या हैं? आपकी राशियां हैं। और राशि तो जान ही रहे हो अपना, तो 12 तारा समूह को यार ये क्रॉस करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? कराया हुआ क्वेश्चन है। आप फट से कहेंगे कि तारों का रंग निर्भर करता है उसके यार पृष्ठीय तापमान पर, है ना जी, सरफेस टेम्परेचर पर। तापमान अगर बहुत ज्यादा रहा तो तारा का रंग क्या हो जाएगा भाई? बहुत ज्यादा रहा तो तारा का रंग हो जाएगा यार नीला, है। समान रहा तो तारा आपको यार पीला। मान लीजिए कि सूर्य का तापमान आपको समान है, तापमान तो यार तारों का है जो सूर्य से भी आपको यार हजारों गुना ज्यादा है, और यार बहुत कम रहा तो यार आपका यार लाल। लेकिन आप जानते हैं कि तारा का रंग तो यार पृष्ठीय तापमान पर निर्भर कर रहा है, लेकिन यार तारा जो टिमटिमा रहा है, तारा जो ट्विंकल कर रहा है, वो यार अपवर्तन के कारण तारा का टिमटिमाना। किसके कारण भाई? तो अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन तारा का रंग निर्भर कर रहा है किस पर? तो पृष्ठीय तापमान पर। चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ने से पहले चला, रेणुका झील कहाँ है? भूल गया? हिमाचल प्रदेश। अरे जगो ना यार, मुझे मलाल है इस बात का कि जीवन में आपका एक ऐसा पहला बैच है जिसमें यार सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत किया, लेकिन प्रॉब्लम आ गया। तो मेरा मलाल उसी दिन दूर होगा कि हमसे जुड़ा हुआ हर विद्यार्थी इससे यार ऊंचा जगह पर पहुंचे, अच्छे तरीके से जीवन में यार सफल हो, स्थापित हो। और इसके लिए आपको यार 3 से 4 के बीच में आपका ये क्लास आपका रेगुलर हो गया। बस आप थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा मेरा मकसद नहीं है। बस त्रिशूल के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बच्चे यार जुड़ के पढ़ रहे थे, उसमें से यार मैक्सिमम जितना हम बचा सकें वो बच्चे बच जाएं। सूर्य का वह भाग जो हम अपने नग्न आंखों से देखते हैं उसे क्या कहते हैं? कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रीट, सुपरनोवा। देखो सुपरनोवा को हम लोग कहते हैं विस्फोटी तारा। विस्फोटी तारा, तारा जो विस्फोट कर जाता है वो कहलाता है सुपरनोवा। तो सूर्य का जो भाग हम समान आंखों से देखते हैं उसे कहा जाता है यार प्रकाश मंडल, है ना जी। जो नजर आ रहा है पीला पीला भाग, जो आपको ये जो पीला पीला नजर आ रहा है, ये चीज कहलाता है आपको यार प्रकाश मंडल। और इस प्रकाश मंडल का तापमान जो है वो होता है यार 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। लेकिन यार सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है, सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है, और सबसे बाहरी भाग मेरे दोस्त सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है तो ये वाला भाग, जो ये बाहरी वाला जो भाग है ना जी, ये सबसे गर्म भाग है। और इस बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं यार कोरोना या क्रीट। जान लीजिए, आप जब सूर्य में देखते होंगे तो कई जगह आपको यार इस ढंग से स्पॉट भी नजर आता होगा, काला काला धब्बा नजर आता होगा। ये काला काला जो धब्बा नजर आता है इसे हम कहते हैं यार सौर कलंक। सौर कलंक
तो सूर्य का वह भाग जो हम अपने समान आंखों से देख सके वो हमारा कहला रहा है प्रकाश मंडल, जिसका तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन सूर्य का जो सबसे गर्म भाग है, चाहे किसी भी जलता हुआ चीज का जो सबसे गर्म भाग होता है वो बाहरी भाग होता है। मान लीजिए यार कि आपका यार यहाँ कोई मोमबत्ती का लौ जल रहा है, मोमबत्ती का लौ जल रहा है, और अब जब ध्यान से देखिएगा तो उसका जो बाहरी लेयर है वो आपको यार नीला नजर आएगा, और यार बीच वाला भाग आपको यार ये पीला नजर आएगा इधर, और सबसे बीच में जब देखिएगा मोमबत्ती का लौ जहाँ पर यार बत्ती होता है वो आपको यार काला नजर आएगा। तो कोई भी जलता हुआ चीज का जो सबसे गर्म भाग होता है वो बाहरी भाग होता है। तो सूर्य का भी सबसे गर्म भाग बाहरी भाग, किसी मोमबत्ती के लौ का भी सबसे गर्म भाग बाहरी भाग। अब ब्लू है तो इसे ब्लू जोन भी कहते हैं, ये चमक रहा है तो लुमिनस जोन भी कहते हैं, और सबसे बीच वाला जो सबसे ठंडा भाग है लौ का, जिसे हम डार्क जोन कहते हैं। तो क्या जाने कि सूर्य का जो भाग हम देख सकें वो कहलाएगा प्रकाश मंडल। सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना या क्रीट, जो हमें सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नजर आएगा, सूर्य ग्रहण के समय ही नजर आएगा। पूछा जाएगा कि कोरोना और क्रीट कब आपको यार नजर आएगा, तो आप फट से कहिएगा यार सूर्य ग्रहण के समय। इसलिए हिदायत दी जाती है कि सूर्य ग्रहण के समय नग्न आंखों से यार सूर्य को नहीं देखना चाहिए। लेकिन यार सूर्य पर जो काला धब्बा है वो क्या है? सौर कलंक। देखो क्या होता है ना कि सूर्य पर यार ज्वाला निकलता है, तो एक बार ज्वाला फट से निकला और जहां से ज्वाला निकला वहां पर यार दाग छोड़ दिया, तो जो ज्वाला निकला, जो यार उसके अंदर से आग निकला, वो यार आपको कहलाएगा सौर ज्वाला। सौर ज्वाला निकला और जहां से निकला वो क्या कहलाएगा आपको? सौर कलंक। और जो भाग नजर आ रहा है वो क्या है भाई? प्रकाश मंडल। सबसे बाहरी भाग क्या है? कोरोना या क्रीट। किसी मोमबत्ती का यार जो सबसे बाहरी भाग है वो सबसे गर्म भाग है, और है ना जी, और जो सबसे ठंडा भाग है वो यार बीच का भाग है। और ये जान लीजिए कि किसी भी जलता हुआ चीज का जो सबसे गर्म चीज है वो यार आपको यार सबसे उसका आउटर लेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण में बीच में क्या स्थित होता है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूरज। तो समझना है मेरे दोस्त कि इसमें यार सूर्य ग्रहण में बीच में स्थित क्या हुआ? चंद्रमा। आप जानते हैं कि न तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है और न तो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है। किसी भी ग्रह और उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश किसके पास है? स्टार के पास है। और हमारा स्टार, जिससे यार हम लोग, मान लो अगर आज पृथ्वी पर जीवन है तो जीवन में यार सबसे बड़ा योगदान सूर्य का ही है। और ये चीज जान लीजिए कि कोई ग्रहण लगे उसमें यार सूर्य तो यार हमेशा सबसे ऊपर ही रहेगा, या चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य हमेशा यार ऊपर ही रहेगा। बाबू अब बीच में मान लो यार यहां पर चंद्रमा आ गया, चांद आ गया, और नीचे हमारा यार पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी में यार यहां से जब हम देखेंगे तो हमारा यार चांद का ये वाला पृष्ठ हमको नजर आएगा। सूर्य से जो भी प्रकाश आ रहा है यहीं रुक जाएगा। तो यहां से हम जब देखेंगे तो यार चांद बीच में आ गया, तो सूर्य हमको नजर नहीं आया, और सूर्य नजर नहीं आया तो समझे कि यार सूर्य पर ग्रहण लग गया, सूर्य पर ग्रहण लग गया। और ये ग्रहण लगने का काम कब होगा भैया? अमावस्या के दिन। और जब आप यहां से इस चीज को जब देखिएगा तो पूरा सूर्य तो ढका रहेगा, लेकिन उस समय आपको यार
जो बाहरी लेयर है, जो सबसे चमकीला लेयर है, वो आपको यार नजर आएगा, हैं जी। तो देखिए करोना या क्रीट कब नजर आ रहा है? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कब लगा? अमावस्या। सूर्य ग्रहण में बीच में क्या है? चांद है। सबसे नीचे क्या है? पृथ्वी है। और सूरज हमेशा ऊपर ही रहेगा। चेंज होने वाला काम कौन करेगा? चांद, चंद्रमा और पृथ्वी। चलिए आगे आते हैं। और कल हम लोगों ने किया था यार कि हमारे यार आकाशगंगा में सबसे बड़ा, सबसे ठंडा और सबसे चमकीला नेबुला जो है उसे हम कहते हैं ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं चला? ओरियन नेबुला। जीवन में आया हुआ हर बुरा परिस्थिति, है ना जी। देखो एक कहावत है कि जो एडवर्सिटी होता है, जो विपत्ति होता है, किसी को तोड़ देता है। लेकिन जीवन में अगर कोई आदमी लेवल से ऊपर बढ़ गया है ना जी, तो उसको बनाने वाला एडवर्सिटी ही है, विपत्ति ही है। तो विपत्ति में कोई टूट जाता है और इस विपत्ति को कोई पॉजिटिव लेकर लड़ने के लिए निकल जाता है, अपने यार योग्यता को विकसित करने के लिए निकल जाता है, तो यार वह जीवन के हर रिकॉर्ड को तोड़ता है। एक छोटी सी कहानी है अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा, शायद ये कहानी मैं आपको पहले भी कहा होगा, लेकिन बस आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं। अरुणिमा सिन्हा, बहुत दिन की बात नहीं है बेटे। 2010 में एक लड़की जिसका यार CISF में जॉब हो रखा था और किसी काम से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व उसको तंग किए और उस लड़की ने उसका विरोध किया। उन असामाजिक तत्वों ने उस लड़की को यार ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से फेंकने के बाद यार उसका यार पैर कट गया, विकलांग हो गई। तो देखो यार उसके जीवन में कितना अच्छा चीज चल रहा था कि जॉब हो चुका है, ज्वाइनिंग करने जाना है ना जी। उमंग, भाई नौकरी मिलना का मतलब होता है भगवान का दर्शन हो जाना। और पल भर में उसका जीवन यार अंधकार से भर गया, पैर कट गया। अब पैर कट गया यार, तो लड़की जो ज्वाइन नहीं की है तो कैसे भाई सेना में जा सकती है? मेडिकली पूरी तरह से अनफिट हो गई। लड़की जात, जान ही रहे हो समाज में कैसे लोग रहते हैं कि आप भी अगर होंगे तो यार आपको मोटिवेट करने से ज़्यादा डिमोटिवेट करने वाला होगा। आपका घर परिवार दुखी होगा, लेकिन आपके गांव के कई लोग यार खुश होंगे और आपका मजाक उड़ाते होंगे। वो मजाक आपको यार इसलिए उड़ा रहे हैं कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उसका जवाब दीजिए। कुछ जवाब कैसे देना है? तो बनकर। और कई लोग होंगे कि उन बातों को यार दिल पर दिमाग पर ले लेंगे और अपना क्षय कर लेंगे। तो अगला तो चाह ही रहा है कि तुम बर्बाद हो जाओ। तुम ना देखो कि यार जो हमारे ऊपर उंगली कर रहा है, हम पर मजाक कर रहा है, हमने यार इतना मेहनत जम के किया, ईमानदारी से अपना तपस्या किया, कहाँ मेरा कोई फॉल्ट है, फिर भी यार मजाक कर रहा है। देंगे जवाब, कुछ बन के जवाब देंगे, मुंह से जवाब नहीं देंगे, कर्म से जवाब देंगे। अरुणिमा सिन्हा के दिमाग में बहुत सारा उल्टा सीध चलने लगा। समाज के जो लोग आते थे तो कहते थे अब क्या होगा इसका, ये तो यार इसका जीवन बर्बाद, कैसे इसका शादी होगा, क्या होगा, ये भाग कितना इसका फूटा हुआ है। वो बेड पर लेटे लेटे वो हर बात को यार पॉजिटिव लेना चालू कर दी। उसको लगा कि नहीं, जीवन में कुछ ऐसा कर देना है, कुछ वहां पहुंच जाना है कि सबका मुंह बंद हो जाए। और यार एक्सीडेंट के मात्र यार 2 साल बाद अरुणिमा सिन्हा पहली विकलांग जो एवरेस्ट पे चढ़ी, जहां यार टांग वाले व्यक्ति को जाना जहां मुश्किल हो, जहां यार वो बिना पैर के पहुंच गई, नकली पैर लगाकर, और इतिहास रच दिया। और आज अरुणिमा सिन्हा पूरे वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रिटी है। उसने यार दुनिया के करीब सारे चोटियों को यार
लमसम सब चोटियों को यार फतह कर लिया। और आज भारत की बेटी है, आज नेट पे खोजो और अरुणिमा सिन्हा तुमको मिल जाएगी। आज वो सेलिब्रिटी हो चुकी है, जहां पहुंचना था उससे यार हजारों गुना ऊंचाई पर पहुंच गई। और वह तारा का तरह वो टिमटिमा रही है यार, कि जब तक ये सृष्टि रहेगा अरुणिमा सिन्हा का नाम जीके में आते रहेगा, आपके यार क्वेश्चन में आते रहेगा। तो पॉजिटिव लीजिए और कुछ बनने का कोशिश कीजिए और मन में ठानिए। आप उस स्तर पर हैं कि जो ठानिएगा वो बनिएगा। बस तपस्या होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, निगेटिव चीज नहीं होना चाहिए। चंद्र ग्रहण में बीच में क्या होगा? तो भाई तो चंद्र ग्रहण भी लगा, तो यार ऊपर तो क्या होगा? ऊपर तो दोनों स्थिति में यार सूर्य ही होगा, पर चंद्र ग्रहण में यार बीच में आ गया यार आपको क्या? तो पृथ्वी आ गया। और नीचे क्या आ गया बेटा? नीचे आपका चांद आ गया। अब जान रहे हैं कि पृथ्वी को भी सूरज के ही प्रकाश से चमकना है और चांद को भी सूरज के प्रकाश से ही चमकना है। तो भैया सूरज का जो प्रकाश आया यहीं पर रुक गया, अब चांद तक पहुंचा ही नहीं। और चांद पर जब पहुंचा नहीं तो चांद को देखेंगे कैसे? फिर हमको चांद नजर नहीं आएगा, और चांद में नजर नहीं आएगा तो चंद्र ग्रहण लग गया। और चंद्र ग्रहण आपको यार पूर्णिमा के दिन लगेगा यार। चंद्र ग्रहण आपको कब लगेगा? पूर्णिमा। और चंद्र ग्रहण में बीच में क्या है? पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण में बीच में क्या आया? चांद। और चलते हैं आगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? कौन है? तो ये तो सब बच्चा जान रहा है कि सौर ग्रहण का यार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। आप जानते हैं कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका यार वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है। कहेगा यार कि किस ग्रह का वायुमंडल नहीं है? तो कहिएगा कि बुध का वायुमंडल नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका यार कोई उपग्रह नहीं है, जिस पर कोई चंद्रमा नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो पूछा जाए कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो फट से कहेंगे यार बुध और शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और किस ग्रह पर यार वायुमंडल नहीं है? तो बुध है। हमने आपको बताया था कि जो मरकरी और बुध ग्रह है इस पर यार सर्वाधिक ताप अंतर है। ताप अंतर, तापांतर मतलब क्या? कि दिन में खूब गर्म और रात में ठंडा हो जाना, है ना जी। जो ताप का अंतर है गर्म और ठंडा का, वो सबसे ज्यादा बुध का है। और बुध पर तापांतर सबसे ज्यादा है, ताप का अंतर सबसे ज्यादा है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो यार उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है वायुमंडल, क्योंकि जो वायुमंडल होता है वो ताप को ऑब्जर्व करके रखता है। गर्मी तो खूब पड़ा, दिन में खूब गर्म हो गया, लेकिन वायुमंडल नहीं था तो उसको यार ऑब्जर्व करके यार शोषित करके नहीं रखा गया। जैसे ही रात आया तो यार खूब ठंडा हो गया। तो गर्म और ठंडा का अंतर, ताप अंतर, तो सर्वाधिक ताप अंतर कहाँ है? तो बुध मरकरी पर है। सूर्य से सबसे नजदीक भी जो ग्रह है, सबसे जो नजदीक है वह भी कौन है भाई? तो बुध है। तो बुध के बारे में क्या जाने? कि सबसे छोटा है, वायुमंडल नहीं है, तापांतर सबसे ज्यादा है, और भैया सूर्य से सबसे नजदीक है। और बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर यार कोई उपग्रह नहीं है। दोस्त, पृथ्वी को हम लोग यार नीला ग्रह कहते हैं और मंगल को हम लोग कहते हैं यार लाल ग्रह। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है यार जिस पर जीवन संभव है। और मंगल लाल ग्रह क्यों है भाई? मंगल लाल ग्रह इसलिए है बेटा क्योंकि यार मंगल पर है तुम्हारा क्या मिलता है? तो आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो आपने जाना
कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन हुआ? तो आपका यार बुध हुआ। बुध के बाद कौन? बुध। मरकरी के बाद क्या भाई? तो शुक्र। शुक्र के बाद आपका यार पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका क्या? तो मंगल। और मंगल के बाद देखो यार क्षुद्र ग्रह है बहुत सारा, है ना जी। और मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन आ गया भाई? तो बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद बेटा शनि, अरुण और क्या? वरुण। शनि, अरुण और वरुण। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हुए हैं बेटा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना जी। सूर्य से सबसे नजदीक कौन? बुध। तापांतर ज्यादा बुध, वायुमंडल नहीं है बुध, लेकिन सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला और सबसे गर्म है जी। कौन ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी से सबसे नजदीक, देखो सूर्य से सबसे नजदीक बुध, लेकिन पृथ्वी से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र है। तो पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र, सबसे चमकीला शुक्र, सबसे गर्म कौन भाई? तो शुक्र, है ना जी। और बुध और शुक्र के बाद पास कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र के बाद आपका यार पृथ्वी आ गया। देखो यार शुक्र जो है उसको यार पृथ्वी का बहन कहा जाता है या भगनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यार दोनों का जो शेप साइज है वो लमसम बराबर है। क्या है यार? पृथ्वी का जो आकार है किस ग्रह के, है ना जी, लमसम बराबर है, किस ग्रह के नजदीक है? तो क्या कहेंगे? शुक्र, वीनस को। ये सबसे चमकीला है, गर्म है, और चमकीला होने के कारण इसे यार सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। और भैया आयरन ऑक्साइड है मंगल पर सबसे, है ना जी, लाल है। बृहस्पति आपका यार पीला है। और शनि के चारों ओर बलय हैं, चक्र हैं। शनि के चारों ओर क्या है भाई? तो चक्र हैं, है ना। और अरुण पर भी यार बलय है। तो शनि और अरुण के ऊपर क्या है भाई? तो बलय। कहेगा यार किस ग्रह के बलय हैं? तो क्या बोलिएगा? शनि और अरुण। और सूरज से सबसे दूर कौन है बेटा? तो वरुण। सूरज से सबसे दूर कौन है? वरुण। चलिए आगे आते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो आप इसका जवाब फट से बोल देंगे कि मंगल और बृहस्पति। लेकिन जब हम पूछें कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, तो भैया क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति, लेकिन यार पृथ्वी फट से आपके दिमाग में आया होगा कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके इस साइड क्या है भाई? तो शुक्र है। और इसके इस साइड क्या है? तो मंगल है। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। लेकिन क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच स्थित है। चलिए आगे आते हैं। शनि के अलावा किस ग्रह पर बलय पाए जाते हैं? तो फट से इसका जवाब आप देंगे कि शनि के अलावा अरुण पर बलय पाए जाते हैं। शनि के अलावा अरुण पर बलय पाए जाते हैं। और ये सब जान रहा है तुम लोग। लेटा हुआ ग्रह अरुण, हरा ग्रह, हरा ग्रीन, तो हरा ग्रह अरुण और वरुण, पीला ग्रह बृहस्पति, काला है शनि, नीला है पृथ्वी, और सबसे चमकीला है शुक्र, और वायुमंडल नहीं है, सर्वाधिक तापांतर है जी। वो कौन? मरकरी या बुध। और भैया दो ग्रह ऐसे हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन हमारे यार सौरमंडल का, है ना जी, सबसे छोटा उपग्रह मंगल पर स्थित आपको यार का है? डिमॉस। और मंगल पर ही है यार आपको यार डिमॉस और फबॉस,
है ना जी। इस हमारे यार सौरमंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उस उपग्रह का नाम है यार गनीमेड। गनीमेड। और ये जो गनीमेड उपग्रह है किसका है? बृहस्पति का, है ना जी। तो किसके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का। सबसे छोटा उपग्रह फोबोस और डिमोस। और भैया सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो गनीमेड। कौन सा जी? गनीमेड। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? ले भाई, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। इसको अच्छे से आप सीरीज बाय याद कर लीजिए। पहले देखो यार बिल्कुल आसान सा प्रश्न रहता था कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बड़ा है तो भारी भी वही होगा, बड़ा है तो भारी भी वही होगा। लेकिन यार बृहस्पति नहीं है, तो यार सबसे यार भारी ग्रह आपका है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका जो भारी है वो शनि। शनि के बाद जो भारी है वो है यार आपका वरुण। और वरुण के बाद जो भारी है वो है यार आपको अरुण, यूरेनस। अरुण के बाद जो भारी है वो है आपको यार पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो भारी है वो है यार आपका यार शुक्र। और शुक्र के बाद आपका क्या भाई? तो मंगल। और बाबू जो सबसे यार हल्का है वो कौन हो गया? तो बुध, मरकरी। तो भार के हिसाब से आप जान लीजिए कि सबसे भारी बृहस्पति, फिर शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी। तो भार के हिसाब से पृथ्वी यार सौरमंडल में केमा स्थान पर है? 1, 2, 3, 4। और पृथ्वी केमा स्थान पे है? 5वां स्थान पे है जी, भार के हिसाब से। और पूछे कि यार बढ़ते क्रम में मतलब क्या कि जो सबसे हल्का है पहले और भारी है बाद में। तो बढ़ते क्रम में क्या भैया? तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। और घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आप जानते हैं कि यार सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व डेंसिटी वाला जो ग्रह है वो आपका यार शनि है। शनि को हम लोग काला ग्रह तो कहते ही कहते हैं, और शनि को हम लोग कहते हैं यार गैसों पर तैरता हुआ ग्रह। गैसों पर तैरता हुआ ग्रह, गैसों पर तैरता हुआ ग्रह कौन सा है? शनि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। सौरमंडल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं भाई? तो हमने बताया था कि क्यूपर लाइन या क्यूपियर लाइन। मान लो कि वरुण ग्रह के बाद जो यार सौरमंडल जहाँ खत्म हुआ इसे हम यार क्यूपर या क्यूपियर लाइन कहते हैं, है ना जी। और यार नॉर्मन पॉइंट, देखो यार नॉर्मन पॉइंट जो है कि वायुमंडल में, ये हमारा धरती का सतह है, और वायुमंडल में जब यार 100 किलोमीटर आप जाइएगा, है ना जी, 100 किलोमीटर जाइएगा तो ये लाइन क्या होगा? एक लाइन आया, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मन पॉइंट। भाई इस 100 किलोमीटर यार नॉर्मन पॉइंट के अगर आप ऊपर चले गए, यहाँ आ गए हैं, तो आप पहुँच गए यार अंतरिक्ष में। कहाँ पहुँच गए हैं? अंतरिक्ष में। अब मान लो यार भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोपा। तो इन्होंने यार यही काम किया कि आपको यार क्या है, इस नॉर्मन पॉइंट को क्रॉस कर लिया। नॉर्मन पॉइंट को क्रॉस कर लिए तो आप अंतरिक्ष में, स्पेस में पहुंच गए। यहाँ आपका बस नहीं चलेगा, यहाँ हम आपको रख देंगे तो यहाँ से आप घूमना अपने आप चालू कर दीजिएगा, हैं जी। तो कितने किलोमीटर के बाद यार अंतरिक्ष प्रारंभ हो गया? तो 100 किलोमीटर।
किस लाइन के बाद अंतरिक्ष प्रारंभ हो गया? तो नॉर्मन पॉइंट है जी। और स्वरमंडल का जो सबसे बाहरी जो आपको लाइन है तो क्या भाई? क्यूपर लाइन या क्यूपियर लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, लाल और बैगनी। तो आपने फट से कहा होगा काला। और काला इसलिए दिखाई दे रहा है कि अंतरिक्ष में धूल कण नहीं है, और धूल कण नहीं है तो अंतरिक्ष में यार प्रकीर्णन संभव नहीं है, प्रकीर्णन संभव नहीं है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आपको यह जो आकाश है वो काला नजर आ रहा है। दोस्त, सौरमंडल में आपको जानना है कि यार जितने भी ग्रह हैं उसमें यार शुक्र और अरुण चल रहा है यार कैसे? पूरब से पश्चिम। और बाकी जो ग्रह हो गए, शुक्र अरुण के बाद बाकी ग्रह में यार पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आपको यार शनि है ना जी, वरुण, बुध। तो बाकी जो 6 ग्रह हैं वो यार आपको चल रहे हैं कैसे? तो यार पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो दोस्त अब देखो यार, नक्शा पर दायां हाथ साइड ईस्ट होता है और बायां साइड क्या हो गया? वेस्ट। अब इसको ऐसे कर लीजिए तो एक घड़ी बन गया। तो घड़ी के जो सुई है आप ध्यान देते होंगे यार ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ऐसे चला तो कैसे चला भैया? ऐसे चला तो चला यार, घड़ी चल रहा है आपको यार ईस्ट टू वेस्ट। अब घड़ी ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है तो कैसे चल रहा है भाई? भाई घड़ी जैसे चल रहा है उसको हम बोलते हैं यार क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। तो भाई ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है तो कैसे चल रहा है? क्लॉक वाइज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यार सौरमंडल के कौन से ग्रह क्लॉक वाइज चलते हैं? क्लॉक वाइज। तो यार ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ ये 2 ग्रह जो चल रहे हैं पूरब से पश्चिम, ये चल रहे हैं आपको क्लॉक वाइज। बाकी जो ग्रह हुए हैं वो आपको चल रहा है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब मतलब क्लॉक, घड़ी का उल्टा। और घड़ी का उल्टा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। 3 से 4 के बीच में क्लास आपको निरंतर जाते रहेगा। क्लास को मन से शेयर कीजिए। क्लास कैसा लगा इसका कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग कोई ऐसा भी टॉपिक कर सकते हैं जो समझ में नहीं आता हो, वो टॉपिक कराया जाएगा। और बहुत जल्द जब आप लोग सब जग जाएंगे तो यार हम लोग सब लाइव होके अच्छे तरीके से अपने यार अभियान में लगेंगे, मन से पढ़ेंगे। अगर हमारी योग्यता है जहाँ जहाँ पर, तो उस योग्यता में यार कहीं से चुकेंगे नहीं, क्योंकि यार जो हमारा समय है वो यार फिक्स है। वो काल जो आपका विद्यार्थी काल है आपके लिए यार बार बार लौट के नहीं आएगा। जो नेक्स्ट सलाह है, उचित सलाह है, बिना स्वार्थ के आपके फायदे के लिए। क्योंकि कहा ना कि मेरे मन में मलाल है। अब मलाल तब दूर होगा कि बगीचा का हर पेड़ में यार फूल खिल जाए, और फूल खिलने के लिए आपको यार मेहनत करना जरूरी है, आपको जगना जरूरी है, और आपको अपना संपूर्ण अपने यार विकास में लगाना जरूरी है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।